बजट भाषण के बाद अब विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ कांग्रेस नेता और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता सीएल हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ, पहुंच रही है। बिल्कुल, तो सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी सीएल जी, किस तरीके से आप इस पूरे बजट को देख रहे हैं? क्या कुछ खास इस बजट में आपको लगा? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल राजस्थान गवर्नमेंट के हो गए और उन्होंने जो भी घोषणाएं करी है आज तक, उन घोषणाओं का किसी प्रकार से उन्होंने पूरा निर्वाह नहीं किया। पिछले साल भी जो भी घोषणाएं करी है उसमें 50% घोषणा ही संपूर्ण हो पाई है और जिस तरह से उनकी घोषणाएं होती है तो अब की बार भी उन्होंने लुभावने तरीके से बजट तो लंबा चौड़ा दे दिया। 3 घंटे और 16 मिनट जैसा आप बता रहे थे, उस तरह से 3 घंटे 16 मिनट उन्होंने लिया, परंतु ये कितनी धरातल पे उतर पाएंगी ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछला जो बजट आया था उसमें 50% ही धरातल पे उतर पाई है और 50% का आज तक कोई पता नहीं है। अच्छा, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे और कांग्रेस नेता सीएल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीएल यादव जी, आपको क्या लगता है, कैसा ये बजट? देखो, हमारा बजट है बचत राहत बढ़त। बचत महिलाओं को है और आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं महिलाओं को क्या राहत मिली है। 76 लाख महिलाओं परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इस महंगाई के जमाने में 600 रुपए से ज्यादा की गैस सिलेंडर में राहत और 12 सिलेंडर प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा मास्टर स्ट्रोक। किसानों को मुफ्त में बिजली 100 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को। युवाओं के लिए तो रोजगार की बात है, उनके लिए कौशल विकास की बात है, उनके लिए नए महाविद्यालय की बात है, स्कूलों की क्रमोन्नत करने की बात है। लेकिन सीएल यादव जी, जैसा कि यहाँ पर दिनेश जी ने कहा कि ये बजट तो यहाँ पेश कर दिया जाता है लेकिन 50% ही ऐसा होता है कि धरातल पर काम होता, वो काम आता, वो बजट नजर आता है। 50% वो उपयोग, उस बजट का कोई उपयोग ही नहीं रहता। इस पर आपकी क्या राय? सीमा जी, ये भाजपा की बौखलाहट है और आपने स्पष्ट देखा सदन में कैसे बौखलाहट थे। उनको पता था कि इस बजट में हमारे पास पिछले 4 बजट देखें, 2019 में फुल बजट आया जुलाई 2019 में, 2020, 2021, 2022, 2023 का 5वां बजट है। जिस तरह से 2019 का बजट आया जिसने एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बातें की, आपके लिए रिफ्ट लेके आए, एमनेस्टी स्कीम लेके आई, जो आपके विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए पॉलिसीज आई। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पुराना जो टैक्स सिस्टम था वेट, उसके लिए देश में किसी भी स्टेट में एमनेस्टी स्कीम नहीं आ पाई है आज तक और राजस्थान इकलौता स्टेट है जहां पे वेट एमनेस्टी स्कीम आई और उसका दायरा फिर बढ़ाया गया है। आपकी स्टैंप ड्यूटी की एमनेस्टी स्कीम है, ट्रांसपोर्टेशन की एमनेस्टी स्कीम है, लेकिन भाजपा को नहीं दिखता। पिछले बजट की 80% जो प्रस्ताव थे वो धरातल पे उतर चुके हैं। हमारा मैनिफेस्टो जो 2018 के चुनाव में था उसके 90% से ज्यादा वादे धरातल पे उतर चुके हैं। भाजपा का जो काला चश्मा है जिसमें कुछ नहीं दिखता, वो चश्मा हटाना पड़ेगा मेरे दोस्त को और भाजपा नेताओं को। धरातल पे जाके देखेंगे तो मोदी के जुमले धरातल पे नहीं उतरते, भाजपा सरकार के जुमले धरातल पे नहीं उतरते। चलिए ठीक, आप जाकर के हर व्यक्ति से पूछोगे चिरंजीवी 32 लाख लोगों को वो फायदा मिला है, तो कौन कहता है कि धरातल पे नहीं उतरे? चलिए ठीक है। धरातल पे उतरेंगे और हम प्रूव करके देंगे और इस जो धरातल पे उतरे उसी का 2000। चलिए इस पे आपसे सवाल लेंगे सीएल जी, लेकिन दिनेश जी, जिस प्रकार से इस पूरे बजट की बात की जाए, एक सीए के तौर पर भी अगर देखा जाए, आप काफी बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं इस बजट को,
इस पूरे बजट में सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त राजस्थान में जो चीज होती नजर आ रही है वो है कि युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं के लिए नौकरी इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सब के साथ जो यहाँ पर पेपर लीक के मामले आते हैं, बहुत जरूरी है पेपर लीक के लिए भी यहाँ पर बात की जाए, उस पर भी कुछ यहाँ पर कानून लाया जाए, उस पर भी जवाब यहाँ पर पेश किया जाए। बेरोजगारी और पेपर लीक, इन दोनों के जोड़ करके आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई यादव जी कह रहे थे कि आज सदन में बौखलाहट दिखी बीजेपी की, तो वो तो आज पूरी जनता ने राजस्थान की देखा कि किस तरह से वहां पर उन्होंने बजट जो कि अनाउंस हो चुका था पहले ही, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि महेश जोशी जी ने जिस तरह से उस बजट को कहा कि ये तो आप गलत बजट उठा के पढ़ रहे हैं, तो जो बौखलाहट थी उस बौखलाहट के लिए ये कह रहे हैं कि हमारी बौखलाहट नहीं थी, ये हमारी जो जनता है उसके लिए रखा था हमने। किस तरह से ये बजट आपने पहले ही लीक कर दिया, जिससे कि पीछे जो आपके मंत्री बैठे हुए थे उनको कैसे पता लग गया इस चीज का। दूसरी चीज अभी आपने बोला युवाओं के लिए, और अगर मैं एज ए चार्टेड अकाउंटेंट कहता हूं कि सबसे पहला बात तो है पेट्रोल डीजल के वेट की कमी, उसमें कोई किसी तरह की कोई प्रावधान नहीं है कि वेट में कोई कमी की जाए। दूसरा, युवाओं को नौकरी देने की बात अगर अपन करें तो मैं कल ही पेपर पढ़ रहा था, उसके अंदर 1 लाख नौकरियां ऐसी हैं जो आज तक जिनके यहाँ तो परीक्षाएं नहीं हुई है, यहाँ परीक्षाएं निरस्त हो चुकी है, यहाँ परीक्षाएं होकर के रिजल्ट पेंडिंग है। तो ये केवल इनकी घोषणाएं रहती हैं, ये एक्चुअल में धरातल पे क्या ला पाएंगे ये तो आने वाला समय 9 महीने में आपको पता लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा। दिनेश जी देखिए, बजट पेश होने से पहले इस पूरे बजट को जो नाम दिया गया वो था बढ़त राहत का बजट, ये सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है ये जो बजट का नाम दिया गया है, बचत का बजट होगा ये, राहत का बजट होगा ये और बढ़त का बजट होगा ये, इन तीनों नामों पर क्या ये बजट खरा उतर पाया है इस पूरे टॉपिक पर? मुझे तो किसी भी तरीके से नहीं उतर पा रहा और ये मेरे हजम भी नहीं हो रहा। ये तो केवल इनका एक चारों तरफ पूरे राजस्थान में अपना विज्ञापन करना था और उसी को विज्ञापन करके इन्होंने बोला कि बढ़त राहत और बजट, जबकि मेरे को किसी तरीके से इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं दिखी जो कि अगर ये धरातल पे आप आने वाले 9 महीने में अगर इसको ले आएंगे तो फिर भी जरूर माना जा सकता है कि अपने को राजस्थान की जनता को कोई ना कोई बेनिफिट होगा। अन्यथा जो 9 महीने बाद में जो चुनाव आएंगे दिसंबर के, तो वो तो उसमें तो आप जानते ही कि फिर कांग्रेस का क्या अर्थ होने वाला है। क्योंकि पिछले 4 साल कांग्रेस केवल होटलों में ही अपना व्यवस्थाएं चलाई है, तो आने वाले 9 महीने में ये क्या कर पाते हैं, कितना धरातल पे लाते हैं, वो देखेंगे। चलिए आप इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। सीएल यादव जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सीएल जी देखिए, जिस प्रकार से कहते नजर आए कि 2 महीने में भी ये बजट अगर आ जाती है धरातल पर तो ये देखने वाली बात होगी, इस तरह की चीजें यहाँ पर विपक्ष बोलते नजर आ रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? क्या 2 महीने में जो वादे जो दावे इस पूरे बजट में किया गया है सिर्फ ये चुनावी तौर पर रहेगा या धरातल पर ये नजर आएंगे सारे काम? सीमा जी, ये भाजपा की बौखलाहट है कि क्यों गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। हम तो उसको 2000 करने की तैयारी कर रहे थे। क्यों? अच्छा। चिरंजीवी योजना के जो बीमा की सीमा है, बीमा कवरेज है, उसको 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। हम तो लूट कर रहे थे हेल्थ के नाम पर, हमारा हेल्थ पे कोई योगदान नहीं है। कोरोना में देखा होगा किस तरह केंद्र सरकार ने हाथ खड़े किए थे। कि भाजपा की बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट है कि क्यों किसानों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है, क्यों किसानों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्यों गरीबों को मुफ्त में राशन के किट दिए जा रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। क्यों गरीब बच्चों को मुफ्त में स्कूल ड्रेस दी जा रही है, क्यों आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं, तो ये बौखलाहट है। आपको मालूम होगा 2018 से पहले जो सरकार थी उन्होंने स्कूलों को बेचने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। गरीब का बच्चे के लिए कोई स्कूल नहीं होनी चाहिए, उनको भेज दो पूंजीपतियों को। ये अशोक गहलोत सरकार है जिसने सुमो मोटो पूरी सेकेंडरी स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया, नई स्कूल के प्रोविजन लेके आए, नई कॉलेजेस लेके आए, नई गर्ल्स कॉलेजेस लेके आए। आपको ताल्लुक होना चाहिए, आपको सुन के ताल्लुक होगा कि सबसे ज्यादा गर्ल्स कॉलेज राजस्थान में पिछले 4 साल में खोली गई है, जो धरातल पे आई है। इस पीछे के 5 साल में एक कॉलेज खुली है, तो यहाँ पे 94 कॉलेजेस गर्ल्स के लिए खुली, 142 कॉलेजेस नए खुले,
सीएल जी देखिए, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दी जा रही है, क्या इतना ही ध्यान रोजगार पर भी दिया जा रहा है? शिक्षा नहीं, मेरी बात सुनिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इन सारे ज्ञान को लेने के बाद उनको नौकरी भी मिले। क्या उनको नौकरी मिल रही है? रोजगार सृजन के पूरे प्रयास हो रहे हैं। रिप्स 2019 आई, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आई, उसका मकसद था कि सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज में लिमिटेशंस होती है। आप 3 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरियों का वादा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो 2023 तक पूरा करेंगे। 1.5 लाख अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, 1 लाख प्रक्रिया में है और 1 लाख के नए अनाउंसमेंट जल्दी ही होने वाले हैं। तो इसलिए लेकिन लिमिटेशंस है, इसलिए हमने कौशल विकास के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए हम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लेके आए। हम इसीलिए एमएसएमई को सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम किसानों को सपोर्ट की बात कर रहे हैं, युवा किसानों को टेक्निकल सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम रिप्स लेके आए 2019। पूरे इंडिया में बता दीजिए, राजस्थान के अलावा कहीं भी रिप्स योजना लेके आए क्या? आप बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट राजस्थान में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल्स आए। 40% से 45% दाखिल पे उतर चुके, इम्प्लीमेंट हो चुके। करीब 50 प्रोजेक्ट जब समिट इन सारी चीजों से, इन सारे इन्वेस्टमेंट से क्या बदलाव राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर पर? चेहरा चमकाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग से। हर पेट्रोल पंप पे देखोगे चेहरा चमकाने की प्लानिंग होती है। हम चेहरा चमकाने में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं, और वो राजस्थान की जनता देख रही है। जी आप ही के पास आ रही है जी। चलिए दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं जी, अपनी बात रखें। मैं जो हमारे भाई यादव जी कह रहे हैं कि एमएसएमई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिप्स की केवल नाम चेंज करने का कार्य हो रहा है। पहले 2019 थी, फिर उसको 2022 कर दिया, आज घोषणा कर दिया मैं 2023 लेके आ रहा हूं। केवल नाम घोषणा ही हो रही है। रिप्स की जो एक्चुअल स्थिति है, जो एमएसएमई को मिलना चाहिए, तो वहां पर जब बात करते हैं जाकर के, तो वो कहते हैं अभी तो बजट ही नहीं आया हुआ है, अभी तो बजट बंद है, अभी तो इस तरह की एमएसएमई की जो व्यवस्था है वो तो ये दिख रही है। अगली अगर कोई भी बात करते हैं, किसी भी तरह की एमनेस्टी की बात करते हैं, तो जब एमनेस्टी गवर्नमेंट को देनी होती है और उसका जब लाभ मिलने की स्थिति आती है व्यापारी को, तो उससे पहले वो एमनेस्टी की टाइम खत्म हो जाता है, फिर वो कहता है इसकी डेट और बढ़ा दी जाएगी। तो जिस तरह से जो केवल घोषणाएं हो रही हैं, खाली घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, उसको कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। मैं यादव साहब से कहूंगा कि वो अपनी पार्टी को कहें कि वो उस घोषणाओं को कंप्लीट करवाएं और व्यापारी वर्ग को, युवा वर्ग को, महिला वर्ग को, सबको उसका लाभ दिलवाएं, तो उसका कोई बेनिफिट होगा। अन्यथा किसी तरह का कोई बेनिफिट होने की संभावना मुझे नहीं लगती है। यही बात आज ये कहते हैं कि देखिए पूरा जो बजट होता है दिनेश जी, उस पूरे बजट में हमेशा महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, किसानों पर नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। 10% से कम व्यापारी है। अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे, सवाल नहीं सुनेंगे, तो इस तरीके से तो चर्चा नहीं चल पाएगी। ऐसा नहीं है। हम क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? परिणाम करती है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सीएल जी? जुमलों से काम नहीं करते, हम हकीकतें बदलते हैं। आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, बिना सुने जवाब नहीं देना। चलिए दिनेश जी, अगर बात यहाँ पर देखा जाए पूरे बजट की, अगर हम बात करते हैं हमेशा, तो बात महिलाओं पर ध्यान केंद्रित की होती है, बात यहाँ पर किसानों के पे होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हम कर लेते हैं, लेकिन बात अब यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी की जानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इन सबसे बहुत जरूरी हो जाता है कि खेलों पर भी बजट में प्रावधान आया जाए, उनको भी बजट में स्थान दिया जाए। तो ऐसे में राजस्थान में भी इस पूरे बजट भाषण में हमने देखा कि उनके लिए सीट क्रिएट करने की बात, स्थान क्रिएट करने की बात की गई है, और 100 पदों की क्रिकेट कोच के लिए, खेलों में कोच के लिए 100 पदों की भर्ती की बात यहां पर की गई है। उसको लेकर के आपकी क्या राय? मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं वो सही बात है, घोषणाएं होना सही स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। और मैं कहता हूं अगर किसी भी चीज में अगर हमारे युवाओं को और हमारे जो भी नए खिलाड़ी हैं उनको कोई बेनिफिट मिलता है तो मिलना चाहिए। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब अपने यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान से गुजर रहा है, तो बांसवाड़ा में मांग की गई कि बांसवाड़ा को लिंक रोड से जोड़ा जाए एक्सप्रेस हाईवे से।
जयपुर को एक्सप्रेस हाईवे के लिंक रोड से जोड़ा जाए। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी जाए। वो किसी भी तरीके का मुझे धरातल पर उतरते हुए नहीं दिख रहा और ना ही इनके लिए किसी प्रकार की घोषणाएं हुई। और बाकी अगर कोई घोषणाएं होती है, अगर वो धरातल पे आती है तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा और मैं कहूंगा कि गहलोत जी ने अच्छा किया है। परंतु आज की तारीख में केवल अभी तक लुभावने भाषण है जो कि 50% 40% ज्यादा धरातल पे आज तक नहीं आ पाए। आपकी क्या राय सीएल जी? देखिए सीधे तौर पर जी बिल्कुल बोलिए। युवाओं का ये बजट है, युवाओं के लिए बहुत कुछ है। आपको मैं कुछ टिप्स पे बता दूं। हर जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल्स बनेंगे, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनेगी, एपीजे अब्दुल कलाम बायोडायवर्सिटी इंस्टीट्यूट बनेगा, ये भी युवाओं के लिए होगा। नए कन्या महाविद्यालय खुलेंगे, ये भी युवाओं के लिए होगा। आप भर्तियों में जो चीटिंग की बात कर रहे हो, उसके लिए एंटी चीटिंग से एक्ट हमारा आ चुका है, लेकिन उस नियंत्रण के लिए हमने स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की है और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। पहले एसओजी ये काम कर रही थी, अब स्पेशल टास्क फोर्स बना रहे हैं जिससे जो युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो, उनके भविष्य को गर्त में नहीं डालना चाहते। बीजेपी की तरह 2018 तक पेपर लीक होते रहे, उनको दबाते रहे बीजेपी की सरकार। हम युवाओं के भविष्य के प्रति सजग है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, उनका भविष्य गर्त में नहीं जाना चाहिए। इतने सजग हैं कि पेपर लीक तो हो ही जाता है। मुख्यमंत्री ने स्पेशल टास्क फोर्स अभी गठित करने की घोषणा की है। 100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसमें आपने देखा होगा राजस्थान में पहले भी रोजगार मेले लगे और उन्होंने हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। 500 करोड़ रुपए का युवा विकास कोष बनेगा। जो बच्चियों को स्कूटी दी जाती थी जिससे उनमें इंस्पिरेशन आए स्टडी के प्रति, हायर स्टडी में जाए, तो जो 20,000 प्रतिवर्ष दी जा रही थी उसको 30,000 करने की घोषणा की जाती है। ब्लॉक स्तर पे सावित्रीबाई महाविद्यालय बनेंगे। युवा जो एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर कैसे मिले उनको, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे। आप हेल्थ से रिलेटेड सीमा जी योजना आपके सामने आ गई। 500 एम्बुलेंस लेके आएंगे। एक मिनट जी बिल्कुल। बीमा जो 5 लाख का था उसको 10 लाख। चलिए आपके पास आपने तमाम चीजें गिनवा दी। मेरा भी एक सवाल है लेकिन उससे पहले दिनेश जी के पास जाना चाहेंगे। दिनेश जी क्या कहना चाहते हैं? सेक्टर रुका है। सीएल जी इंतजार करें, आपके पास वापस। मैं सीमा जी ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई बोल रहे हैं कि पेपर लीक के लिए इन्होंने प्रावधान आज तो बना दिया, परंतु इन्हीं की पार्टी के नेता जब इनको कह रहे थे कि आप ये छोटे लोगों को ना पकड़ करके इनके जो सरगना हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, उस पर किसी प्रकार की ये बोलने की बात नहीं करते हैं। आज देखो ना, पेपर लीक जैसे होता था वैसे आज बजट लीक की बात आ गई। तो ये लीक की परिस्थिति जो है वो कब तक चलेगी और इसके बारे में इनका क्या रुझान रहेगा, मुझे लगता नहीं है कि ये केवल ये नियम बना देंगे, परंतु जो इनकी पार्टी के नेता जी इनके लिए कहते हैं कि सरगनाओं को पकड़ना चाहिए, छोटे आदमियों को नहीं करना चाहिए। जैसे अभी देखा थोड़े दिनों पहले अधिगम के ऊपर, तो वहां पर भी उन्होंने जो मकान मालिक था उसकी बिल्डिंग को इन्होंने तहस नहस कर दिया, परंतु वहां के जो भी थे सरगना उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो सरगना है और सरगनाओं से ऊपर जहां तक ये इनकी लिस्ट पहुंच रही है वहां तक ये पहुंच करके उस पर कोई कार्रवाई करें और उसके बारे में आज तक क्या किया वो बताइए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। अपनी 15 साल से उसके बारे में बोल दीजिए आप। जी बिल्कुल। सीएल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए आप मेरा सवाल ही आप सुन लीजिए। अगर हम किसानों पर ध्यान दे रहे हैं, किसानी पर, खेती पर ध्यान दे रहे हैं, तो केंद्र के बजट में साफ तौर पर उसके बारे में बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, चलिए ठीक, उस पे आएंगे। वक्त की थोड़ी सी कमी है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए सीएल जी। ये अनपढ़ रखना चाहते हैं पूरे इंडिया को, एजुकेशन का हाल है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। किसानी और खेती को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान दिया गया, ऑर्गेनिक तौर पर बजट की बात यहाँ पर कही गई है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान में जो 23 लाख बीज के किट यहाँ पर किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्या ऑर्गेनिक पर ध्यान रहेगा इसमें? हमारा फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लेके आए, व्हाइट रिवॉल्यूशन हम लेके आए, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा फोकस है। सिर्फ ऑर्गेनिक का आपने
हमने श्रीलंका में देखा है, जहां पे जो जुम्मेवार राष्ट्रपति जी थे, रातों रात उनको सपना आता है मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करनी है, और नेक्स्ट डे इवनिंग से उसको जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण से जो फार्मिंग होती थी उसको बैन कर दिया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप उसको प्रोग्रेसिव स्टेप ला सकते हैं, लेकिन ये आपका रिप्लेस करना, देश को वापस से भुखमरी की हालात में भेजना है। आपने देखा कोरोना के बाद में क्या हाल है, आज देश को चावल के एक्सपोर्ट को बैन करना पड़ रहा है, आज देश को गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन करना पड़ रहा है। ये इनकी नीतियों का चलिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, और दिनेश जी आपसे शुरुआत करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी क्या बजट को लेकर के, आपकी क्या राय है? सेक्टर हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने एग्रीकल्चर को पंगु बना दिया। हमने कानून, आप इंतजार करें, आपके पास भी आएंगे। मेरा तो यही कहना रहेगा सीमा जी कि जिस तरह से आपको मालूम होना चाहिए, दिनेश जी आप अपनी बात पूरी करें कि अभी मीटिंग थी और उसमें एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है। सीएल जी आपके पास वापस आएंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा सीमा जी कि जिस तरह से इन्होंने आज ये इनका ये बेनकाब करती हुई असली चेहरा है। आप प्लीज अपने वक्त का, गरीबों को लूटो, आप प्लीज अपने बारी का इंतजार करेंगे। को लूटो और अमीरों को। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती समय देने के लिए। और बजट को लेकर के देखिए चर्चा हो रही थी, जहां पर निर्णय किस प्रकार से सामने आ रहा है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बजट जो है वो यहां पर ले आया गया है, लेकिन धरातल पर यह बजट कब तक आएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर राजस्थान की जनता की भी नजर रहेगी कि कब तक ये तमाम जो दावे और ये जो बजट पेश किया गया है, कब तक उनको इसका लाभ मिलता है। इसी